नमस्कार साथियों, जैसा कि हम संधि के बारे में चर्चा कर रहे थे, आज हम स्वर संधि के अगले भाग यण संधि के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि स्वर संधि के अंतर्गत अपने अ या आ अपने समान रूप से अ या आ से मिल करके अपना दीर्घ रूप आ लेते हैं, जो दीर्घ संधि होती है। इसी प्रकार ई और ई अपने ही समान रूप से संधि करके अपना दीर्घ रूप लेते हैं, जो दीर्घ संधि में होता है। स्वर संधि का जो पहला प्रकार है, उ और उ अपने ही समान रूप से मिलकर दीर्घ रूप लेते हैं और ये भी दीर्घ संधि है। स्वर संधि का ये पहला रूप दीर्घ संधि है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि अ अपने समान स्वर से अपने ही रूप से आ अपने ही रूप से जब संधि करते हैं तो उनका परिणाम दीर्घ होता है। अब अगला रूप, जब अ यहाँ अ या आ जब ई से मिलते हैं, आगे यहां पर आएगा, या ई से मिलते हैं तो ए बनाते हैं, और अ आ जब उ से मिलते हैं तो ओ बनाते हैं, और अ आ जब री से मिलते हैं तो अर बनाते हैं। ये तीनों ही रूप गुण संधि के हैं। यहां तक हम चर्चा कर चुके हैं। इनके बाद जब अ का इनसे संपर्क हो चुका, अ का इनसे हो चुका, अ का इनसे हो चुका, अब अ के समस्त इन रूपों से अ का जो अ की संधि हम देख चुके हैं। अब अगला रूप जो होगा वो अ आ का इन से होगा, जो बनाए गए रूप हैं। अर्थात अ आ जब ए से मिलते हैं तो ए बनेगा, और अ आ जब ओ से मिलते हैं तो औ बनेगा। तो यहां तक हम देखते हैं, और यह वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि कहते हैं इसे, क्योंकि इसी का रूप वृद्धि हो रही है, रूप की वृद्धिकरण है। जब अ आ अपने समान स्वर से अपने ही समान रूप से मिलते हैं तो दीर्घ के रूप में आएगा, जिसमें ई सभी अपने ही समान से मिलते हैं तो दीर्घ रूप में आ जाते हैं। अ आ जब ई से मिलते हैं तो ए, और इस तरह ये गुण संधि होती है। और जब अ आ ए से मिलता है या तो ऐ और औ बनता है, ये वृद्धि संधि है। यहां तक ये दीर्घ गुण और वृद्धि संधि है। अब यहां अ आ के सभी से संधि के रूप हो चुके हैं। इनसे भी हो चुका, इनसे भी हो चुका, इससे भी हो चुका, और फिर इसके बाद विस्तार रूप में इससे भी और इससे भी। तो तात्पर्य कहने का यह है कि अ का समस्त स्वरों से अ की संधि, अ आ की संधि हो चुकी है। अब अगला रूप जो है यण संधि। यण संधि इसी का अगला रूप है। इस संधि में ई अथवा बड़ी ई का भिन्न स्वर अर्थात अ, आ, उ, ए, ऐ, ओ, औ आदि से संपर्क होने पर यह बनता है। इसका यह बनेगा तो स्वाभाविक है, ये मात्रा लगेगी आप, तो या हुआ, यू,
ये, यो और क्या, और अगर यहाँ अंग माने तो ये इस रूप में होता है ई का। और उसी तरह ऊ और ऊ का यदि अपने भिन्न स्वर से संपर्क होता है तो वह व बनता है। तो इसी क्रम में वा आदि रूप होते हैं। और यदि री का भिन्न से संपर्क होगा तो र बनता है। इस प्रकार कहने का तात्पर्य यह है कि य व र आदि की रचना यण संधि में होती है, इसीलिए संभवतः इसका नाम य से है, यण संधि। हम इसकी चर्चा कर चुके हैं ई के साथ भिन्न स्वरों की। अब हम ऊ के साथ भिन्न स्वरों की चर्चा करेंगे। ऊ और ऊ के सामने यदि भिन्न स्वर होता है तो व बनता है। इस बात को आधार मानकर हम कुछ उदाहरण लेते हैं। देखिए, पहले है एक शब्द है, करके देखते हैं। पहले संधि, फिर उसके बाद संधि विच्छेद करेंगे। जैसे सु अस्ति, सुअस्ति, सुअस्ति स से उ अलग किया, यहां से अ अलग किया और स्ति, इसको ऐसे किया। उ और अ मिलाते हैं तब व बनेगा और ये नतीजा होगा। इसको आगे लाएंगे, आधा स व ति, स्वस्ति। इस प्रकार यह रूप बनता है स्वस्ति, सुअस्ति। और जैसा कि मैंने बार बार अपनी क्लासेस में कहा है कि अगर एक संधि में जो दो अलग अलग शब्द हैं या जो वर्ण हैं उनको हम बार बार उच्चारण करें, तीव्र गति से उच्चारण करें तो उनका कहीं ना कहीं रूप सामने आ ही जाता है। जैसे सुअस्ति 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 बोलेंगे तो सुअस्ति 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 अगर क्रमिक रूप से बोला जाए तो स्वस्ति ही उच्चारण में आता है। इस प्रकार एक और देखते हैं। अनु प्लस अय, अनु और अय की संधि क्या होगी? अनु और अय। फिर करके देखते हैं हम। अ न छोटा उ अलग हुआ, अ अलग हुआ और य, दोनों मिला के व हुए। तो अन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, व आएगा और फिर य, अन्वय, अन्वय। यहां मैं थोड़ा सा और समझा देना चाहता हूं, कई बार क्या समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो यहां यह भी हम देख सकते हैं कि अ आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, न के ऊ की मात्रा। और जब हम किसी भी इसको अलग करते हैं तो इसका जो रूप होगा वो होगा न आधा रह जाएगा और ऊ छोटा। ऐसे भी देख सकते हैं आप इसको। और साथ में अ और य, यहाँ आता है तो अ व न अ और ये य, अन्वय। किसी भी रूप में आप देखें, न को चाहे अलग करके हटाकर देख सकते हैं और चाहें तो सीधा सीधा ही न से ऊ करके देख सकते हैं। और ये सभी आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी जो वर्ण हैं, चाहे न है क है, वो अपने आप में आधा ही होता है, लेकिन उसके साथ यदि अ मिलता है तब वह पूरा होता है। और इसी प्रकार आ मिल होगा तो आ की मात्रा आ जाएगी उस पर का। जैसे अगर क के होता है तो आ होगा, और जैसे उसको निकाल लिया जाता है, उस मात्रा को हटा लिया जाएगा या उससे अ हटा लिया जाए, वह वर्ण आधा रह जाता है। ये सभी आप जानते ही हैं।
चलिए अगला एक और उदाहरण देखते हैं। इसी का संधि विच्छेद करके देखते हैं। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद के लिए भी वही तरीका है जो हमने संधि में प्रयुक्त किया। यह व है, व को अलग करेंगे, चाहे तो आप सीधे ही अलग कर लें, चाहे व और आ। वा है, व और आ, वा हुआ। अब यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, मन प्लस व प्लस आ प्लस देश। तो व को अलग करेंगे तो होगा उ और अ। तो ये अ पीछे जाएगा और ये आगे होगा, तो ये होगा मनु। उ की मात्रा जैसे आगे जाएगी, इसको आप चाहे तो उ लिखें, चाहे इसको मात्रा लिखें, मनु और अ और आ मिला के आदेश, मनु आदेश। चाहे तो इस तरह समझ सकते हैं। अगर इस तरह नहीं समझ आ रहा है, समझने में दिक्कत आ रही है, तो और तरीका यह है कि जैसा मैंने आपसे पहले चर्चा की, वा कैसे बनेगा? वा बनेगा उ के साथ आ मिलने से। उ और आ मिलकर वा बनते हैं। तो आप वैसे भी कर सकते हैं कि म आधा न प्लस उ प्लस आ प्लस देश। आ पीछे, इधर उ, तो मनु, ऐसे कर सकते हैं, मनु आदेश। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि उ कोई सा भी रूप हो सकता है, बड़ा भी, छोटा उ भी और बड़ा उ भी। तो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है ये उ छोटा ही हो, ये बड़ा उ भी हो सकता है। लेकिन हमें ये देखना है कि मनु ऐसे लिखा जाता है कि मनु ऐसे लिखा जाए, यह जरूर ध्यान देना है। क्योंकि मनु ऐसे नहीं लिखा जाता, इसलिए यहाँ पर बड़ा उ नहीं होगा, यहाँ छोटा उ ही होगा। यही होगा, तो ये गलत है, यही सही है। एक शब्द और है जिसके बारे में चर्चा की जा सकती है, तो ध्यान देने वाला शब्द है स्वागत। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? कई बार देखने में आया है कि बहुत सारे लोग सुस्वागत लगाते हैं। अब सुस्वागत शब्द सही है या गलत है, इस बारे में भी इस संधि विच्छेद से ये बात और आसान हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि सुस्वागत शब्द सही है या स्वागत से ही पर्याप्त मात्रा में सम्मान है, स्वागत शब्द में ही। देखिए यहाँ वही वा, चाहे तो आधा स आधा ही रहेगा, वा गत। वा शब्द बनेगा उ या बड़ा उ के साथ आ, क्योंकि यह वा है इसलिए कोई सोचने की आवश्यकता नहीं, आ ही आएगा प्लस गत। अब चूंकि उ आगे जाएगा तो ये जो स था, आधा स था, यूं लिखे चाहे वैसे लिखे, तो ये स के साथ छोटे उ की मात्रा ही लगेगी, तो सु और आगत। सु आगत, आगत अर्थात आना, सु माने अच्छा, आपका आना अच्छा है, आप भले पधारे। सुआगत शब्द ही स्वागत है। लेकिन यदि हम इसमें और अगर सुस्वागत करें तो उसका आगे, इसके आगे एक और सु लगा देने से ज्यादा सम्मान नहीं होता, वो शब्द ठीक नहीं लगता। यही स्वागत शब्द ही अपने आप में
पूर्ण है। संधि करके देखते हैं। ये जो संधि थी ये इस रूप की संधि कर रहे हैं हम, वा की, व की हो चुकी थी, आगे वा की कर रहे हैं। ऊ या बड़े ऊ के साथ आ मिला करके वा हुआ। तो संधि करके देखते हैं। साधु आचार, साधु आचार, इसका संधि, इसकी संधि क्या होगी? सा ध उ, अलग कर लिया छोटा ऊ, आ और चार, ऊ और आ मिला के वा, और ये सा का सा, ध आधा नीचे आएगा, साधवा चार। इसी तरह का मिलता जुलता शब्द ही है जो कई बार उसमें प्रतियोगी परीक्षा में आता भी रहा है। मध्वाचार्य, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसे हमें संधि करके देखिए, इसको संधि विच्छेद करके देखते हैं। तो म आधा ध का आधा ध ही रहेगा, वा चार्य, तो वा के फिर दो हिस्से, ऊ और आ पीछे गया, ऊ आगे गया, मधु आचार्य, मध्वाचार्य। अब इसी में क्रमिक रूप से आगे एक उदाहरण और देखते हैं। ऊ और ऊ के साथ अगर ई मिले तो क्या बनेगा? ई आप इसे मात्रा के रूप में भी देख सकते हैं, ऐसे करके देखें तो क्या होगा? वह तो बनेगा ही बनेगा, अब वह में ई की जगह मात्रा लग जाएगी, वी, ये मात्रा आ जाएगी। इसका उदाहरण देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। संधि करके देखते हैं। अनु के साथ इत जोड़ के देखते हैं क्या होता है। अनु के साथ इत को जोड़ के देखते हैं क्या होता है। वही उसी तरीके से करेंगे। अ के साथ न में ऊ, फिर ई और त, और ऊ और ई को देखें तो क्या होगा? वी। तो अन सीधा आएगा, अन्वित। अब चूंकि चलन में ये ऐसा नहीं लिखा जाता तो चलन में लिखा जाएगा अन्वित, इस तरह लिखा जाएगा, है वही। अब यहां एक चीज और देख सकते हैं हम, चाहे तो वैसे करके देखें कि व वी याद नहीं है तो इतना कर सकते हैं आप, अ न ऊ के साथ ई मिला और त, ई छोटी की मात्रा है और ऊ के साथ अ जो है, स्वर सारे अ की ही मात्राएं माने जा सकते हैं। क्योंकि देखिए जब हम मात्राएं लिखते हैं तो अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की ये मात्रा, ई की बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तो ए, आए, ओ, आओ, हम, ये सारी मात्राएं हैं। ये मात्राएं कहीं ना कहीं अ की ही मात्राएं कही जा सकती है। और आपको बेहतर ध्यान होगा कि जिस समय मानक हिंदी व्याकरण और देवनागरी लिपि की जब चर्चा चल रही थी तो कुछ विद्वानों ने इस बात का भी सुझाव दिया था कि हिंदी में अ, आ, ई, ऊ इस तरह लिखने की बजाय इस तरह उन्होंने सुझाव दिया था कि अ, आ, ई और ई, ऊ ऐसे लिखा जाना चाहिए। इस प्रकार का सुझाव भी दिया गया था। हालांकि वो सुझाव मान्य नहीं हुआ, लेकिन इस बात से यह तो इंगित होता है कि ये अ की ही मात्राएं कही जा सकती है। थोड़ा और आसानी से क्लियर करता हूं क्योंकि हो सकता है ये आपको नई बात लग रही हो। आप देखिए, जब क होता है तो क
अलग से यूं होता है, लेकिन इसमें अ मिलने से क, आ मिलने से का, ई मिलने से की, इस तरह के ही रूप चलते हैं। तो ये क की मात्रा है। इसी प्रकार ख ग जो आपने बचपन में पढ़ाई होगा, क का की कू कू के कई जो भी है, ख खा खी की, तो ये क की मात्राएं हैं। तो ये मात्राएं स्वर ही है, तो ये अ की मात्रा ही कही जा सकती है। और जब हम अ की मात्रा कहें तो यहां जब हम देखेंगे इस रूप में, इस बात को समझने के लिए, तो यहां हम ये कह सकते हैं कि ये चूंकि उ और ये ई जो है वो कहीं न कहीं अ के साथ ई की मात्रा भी कही जा सकती है। जब ये आगे आगे जाता है तो यह व बन जाएगा। लेकिन इतनी दुविधा में न पड़ने पर आप खाली सीधे वी भी, दुविधा में न जाकर आप सीधे वी भी लिख सकते हैं। और चाहे तो वैसे देखा जाए तो व में ई की मात्रा लगेगी, ऐसे होगा, जो भी जैसा आपको उचित लगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यण संधि में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। यण संधि में 3 रूप बनते हैं, य, व और र। पुराने समय में री भी चलता था, री, ये भी, तो उससे ल भी बनता था, लेकिन अब ये चलन में नहीं है, अब चलन से बाहर हो चुका है। तो य व र। और इस संधि की खास बात याद रखने की दृष्टि से अक्सर विद्वान लोग बताए भी करते हैं, याद करने के लिए भी, कि इनसे पहले जो भी व्यंजन आएगा वो आधा होगा, है ना। तो ये इसकी याद रखने की बात है, बस हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं आगे। तो अनु और इत का मैंने बता चुका हूँ, ये वी बनेगा तो ये अन्वित बनेगा, चाहे यूं लिखा जाएगा, चलन में इस प्रकार लिखा जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं, संधि विच्छेद करके देखते हैं। धात्विक, धात्विक का संधि विच्छेद क्या होगा? धात्विक शब्द का संधि विच्छेद होगा, करके देखते हैं हम। धा, अब यहां कंफ्यूजन हो सकती है कि ये मात्रा, वैसे तो आप सभी जो इस स्तर पर पहुंच जाते हैं कि हमें पता है मात्रा कहाँ है, लेकिन थोड़ा आसान करने की दृष्टि से कि कंफ्यूजन ना हो, ऐसा भी लिखा जा सकता है कि धा विक, ऐसे करके देख सकते हैं। फिर इसकी संधि विच्छेद करना आसान रहेगा। ऐसे करके देखें तो ज्यादा आसान है, क्योंकि धा आधा ही रहेगा, वी क। अब वी जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऊ या ऊ के साथ छोटी ई आएगी, क्योंकि यह मात्रा छोटी ही है, इधर ये इधर, तो धातु में ऊ छोटा ही होता है, और इक, धातु और इक मिला करके धात्विक हुआ। यदि हम ऐसा लिखते हैं अपने लिए सहूलियत की दृष्टि से, अपने लिए आसान करने की दृष्टि से ऐसा लिख के करें तो आसान रहेगा। वैसे आप चाहें तो मूल तो इसी प्रकार लिखा जाता है शब्द, ऐसे भी आप कर सकते हैं। और उदाहरण देखते हैं। अन्वीक्षण, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा? यहां हम इसके अगले रूप पर जा रहे हैं। यहां ज्यादा मतलब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बड़ी है, तो यहाँ पर भी बड़ी ई ही होगी। ऊ अथवा ऊ के सामने बड़ी ई होगी। उसी का नतीजा वी अपने दीर्घ रूप में वी के रूप में आएगा। वी व जो है बड़ी की मात्रा के रूप में आएगा। यहां देखें, अन अलग कर दीजिए, वी अलग कर दीजिए, क्षण अलग कर दीजिए, वी के फिर 2 हिस्से, ऊ के साथ
ई, इसे इधर इसे इधर, अनु और ईक्षण, अनुवीक्षण, तो अन्वीक्षण होगा। अगला और रूप देखते हैं। वो अनुवीक्षण था, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण या अन्वेषक भी हो सकता है, अन्वेषक, कुछ भी, दोनों भी ले सकते हैं आप, कोई भी, इससे कोई ज्यादा संधि पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यही लिखते हैं। ये चलिए दोनों ही लिख के देख देते हैं। दोनों ही लिख के देखते हैं क्या फर्क पड़ता है इससे। यहाँ ए है, उसी प्रकार चलेंगे हम, अन उ ए क्षण, ये इधर ये इधर, अनु एषण। ध्यान रखें यहाँ पर एक है, ए है, इसीलिए ये एक आएगा। यदि यहाँ दो होती तो यहाँ आई आता, अनुएषण। और यदि इसको करें तो देखें, अन वे, ऐसे कर दीजिए चाहे, शक, वे के फिर इससे उ और ए, इधर इधर, अनु ए शक, अन्वेषक। तो यहां पर अणय या क लगने से कोई ज्यादा अंतर नहीं आता, केवल यही रूप बदलेगा और कुछ नहीं। बाकी संधि जो है उसका मूल स्वरूप वही रहेगा। एक दो उदाहरण और लेते हैं। मधु ओदन, मधु ओदन, इसका संधि, इसकी संधि क्या होगी? यहां देखिए मात्रा कौन सी है, ओ है, इधर ए है आएगा और ये ओ आएगा, तो वो हो जाएगा। इससे पहले ये भी आएगा, आई अगर आएगा तो वही होगा, और ओ आएगा तो वो होगा। तो मधुओदन में देखें क्या होता है, म ध उ ओ और दन, और ओ मिलाकर वो, बस वही रूप वापस चलेगा, मध्वो दन, मध्वो दन। इसी प्रकार एक और शब्द देख सकते हैं, लघु ओष्ठ, इसका भी यही होगा, ओष्ठ। इधर संधि विच्छेद देख, संधि करके देखे तो ल आधा घ वो, ये होगा। घ होगा ये, लघोष्ठ। एक काफी प्रचलित शब्द है,
उसकी संधि विच्छेद करके देखते हैं। तन्वंगी, तन्वंगी इसका संधि विच्छेद क्या होगा? त न हलंत। आपको जरूर नहीं इस तरह लिखा जाए, लेकिन आसान रहता है ऐसे। व पंग और गी। पंग जैसा मैंने पहले बताया था, यहां देख सकते हैं आओ भी से वाव होगा और अंग से वंग होगा। याद रखने की दृष्टि से देख सकते हैं। तो इसके दो हिस्से होंगे, उ अथवा उ के साथ इधर ले जाइए, इसे इधर ले जाइए। तनु अंगी, तनुअंगी अर्थात जिसके अंग छोटे हो, पतले हो। तनवंगी अर्थात पतला, पतली। तनवंगी, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। तो तनवंगी अर्थात पतली। एक और शब्द देखते हैं अंतिम इसमें, फिर आगे बढ़ते हैं। मनवंतर। मनवंतर इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मन प्लस वन प्लस तर। ये इधर जाएगा, इधर आएगा, तो मनु और अंतर। यहां बड़े ऊ की मात्रा नहीं आएगी, यही सही है, मनु अंतर, मनवंतर। ठीक है। तो इस प्रकार ये यण संधि में ऊ के रूप क्लियर हो जाते हैं। अब जो अगला है वो है यण संधि में री के सामने यदि भिन्न स्वर आता है तो र बनता है। इस बारे में हम उदाहरण सहित इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, देखते हैं, जैसे हम उसके बारे में बात कर रहे थे, यहां भी इसी रूप में चलेगा। री के सामने भिन्न स्वर यदि अ आता है तो र, यदि आ आएगा री के साथ या सामने तो रा, मात्रा बढ़ती जाएगी। और यदि री के सामने ई आएगा तो री, री के सामने बड़ी ई आएगी तो री। और अगर री के सामने ऊ आएगा तो रू, छोटा आएगा तो ऐसे। छोटा आएगा तो यूं। और यदि री के सामने बड़ा हुआ आएगा रू, और री के सामने यदि ए आए तो रे। इसी प्रकार क्रमिक रूप से री के सामने आई आए तो रे, री के सामने यदि ओ आएगा तो मूल रूप से तो र ही चलेगा, र, लेकिन ये मात्रा साथ आ जाएगी तो रो। हर एक में मूल तो र ही चलेगा, लेकिन ये जो मात्राएं हैं, मात्राएं उसके ऊपर आरूढ़ होती जाएंगी। इसी प्रकार री के सामने यदि औ आता है तो रव, और अंग आता है तो र। समझने वाली केवल बात इतनी है कि री के सामने यदि अ आता है तो र बनता है, बाकी जो भी मात्रा होगी वो मात्रा उसके ऊपर आरूढ़ हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे ऊ के सामने अ आने पर व बनता था, लेकिन उसके साथ जैसे ही कोई मात्रा आती है तो वो मात्रा उसके ऊपर लागू हो जाएगी, और ई के सामने अ आने पर यह बनेगा और बाकी मात्राएं उसके ऊपर आरूढ़ हो जाएगी, लग जाएगी। उदाहरण से समझते हैं इस बात को।
तो सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं इसका। यह री के सामने अ वाला जो रूप है ये बहुत बार कंफ्यूज करता है, विद्यार्थियों को बहुत भ्रम में डालता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की आवश्यकता है, ज़्यादा भ्रम की आवश्यकता नहीं है। आप सभी जानते होंगे कि 3 संयुक्त स्वर, वैसे तो कई हैं लेकिन मुख्यतः 3 संयुक्त स्वर है जिनको वर्णमाला में भी स्थान दिया गया है, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो थे, एक तो क्ष त्र ज्ञ, ये 3 है, क्ष त्र और जय बोलते हैं हालांकि से, तो ये 3 है। तो यहाँ जो ये त्र है, यहाँ जो त्र है इसकी भूमिका रहेगी इस संधि में री के रूप में, वही हम देखेंगे और किससे बना है वो बात करते हैं। एक उदाहरण लेके बात समझते हैं। सबसे पहले देखें, शब्द है मातृ अनुमति। इसकी संधि करके देखते हैं, या पहले अपन संधि विच्छेद करके देखते हैं। पहले संधि करके ही देखते हैं पहले। तो संधि करके देखते हैं तो मा त हलंत आएगा, री जो ऋषि है, ये तो आप सभी जानते ही हैं, ये री ऋषि है, मातृ अनुमति, अ और री मिलके र बना। तो यहाँ मातृ अनुमति ये हुआ, मातृनुमति। कई बार देखने में आता है, हम सभी री को र के रूप में उच्चारण करते हैं, मातृशक्ति तक तो री उच्चारित होता है, लेकिन जैसे ही वो किसी शब्द के साथ जुड़ता है, जैसे मातृ अनुमति, तो मातृ अनुमति मिलकर मातृ अनुमति ही बनेगा, या मातृ और आनंद मिलकर मात्रानंद ही बोला जाएगा। मातृ आनंद बोलने में थोड़ा सा जीभ जो है वो कष्ट पाती है, इसलिए मातृ आनंद बजाय मात्रानंद ही बोला जाएगा। तो यह मातृनुमति है। अब यहाँ भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि क्या यह सही है या नहीं सही, मातृ अनुमति। तो यहाँ विचारणीय यह है कि इन दोनों को मिलाकर मातृनुमति ये होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन चलन में यह है तो ऐसे ही लिखा जाना चाहिए। अब संधि विच्छेद का एक उदाहरण देखते हैं, बड़ा आसान है, जिसकी चर्चा कर रहा था मैं, मात्रानंद। अब मात्रानंद संधि विच्छेद जो है यहाँ ये कंफ्यूज कर देता है, 2 रूपों में कंफ्यूज होता है व्यक्ति यहाँ पर। पहला तो ये कि यण संधि में हमें तो यह समझाया गया था कि जो भी आएगा य व र जो भी आएगा उससे पहले वाला आधा होगा, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। दूसरा ये कि इसमें त्र की संधि, त्र को तोड़ने में दिक्कत आ रही है। तो सबसे बेटर है, जैसा मैंने पहले बताया आपसे, ज़्यादा आसान तरीका ये होता है कि हम इसको इसके सरल रूप में लिख लें, उससे इसको संधि विच्छेद करने में भी आसानी रहेगी। पहले मैं इसको सरल रूप में लिखता हूँ। त्रा है तो अपन इसे, आप सभी जानते हैं, पहली बात तो ये करूँ मैं कि त्र को आप सभी जानते हैं किन 2 वर्णों को मिलाकर बनता है त्र। एक तो उसमें त आधा और र पूरा, त्र, इन दोनों को मिलाकर बनेगा त्र। ये तो आप सभी जानते ही, आधा त और पूरा र, त्र। तो हम यहां पर यह लिख सकते हैं मा त्र त रा नंद, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां और आगे चलते हैं, जब इसका संधि विच्छेद करने की बात आती है तब हम ये देखते हैं कि रा यहां पर महत्वपूर्ण है।
ये रा। अब ये रा कहां से आया? रा आया री के साथ आ के मिलने से। याद नहीं रहे तो आप री के साथ अ मिलाकर देखिए, फिर उसके बाद मात्रा लगानी है। माँ त, ये आधा करके कर दिया, रा नंद, आप ऐसे लिख लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा। मात्रा नंद। अब रा कैसे बनता है? रा बना री के साथ आ के मिलने से। अब री क्या आगे जाएगा तो माँ त, जब जो आधा था, जैसे री की मात्रा लगेगी वो पूरा हो गया, मातृ, और आ का आनंद, मातृ आनंद। यहां तो बोला जाएगा मातृ आनंद, लेकिन वैसे बोला जाएगा मात्रानंद। तो मात्रा, री का स्वरूप बदलकर र हो गया, इसीलिए कोई व्यक्ति मात्रानंद बोलता है तो उसका गलत उच्चारण नहीं माना जाएगा। मातृ आनंद, मातृ और अलग अलग होगा तभी मातृ बोला जाएगा, अन्यथा मात्रा ही बोला जाएगा। चलिए अगला देखिए, एक और उदाहरण। वैसे तो हिंदी में बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जिनमें री लगता हो, लेकिन मुख्यतः 2-3 ही शब्द हैं जिनको लेकर संधि बार बार आएगी और जिनमें ये चीज है। वो 2-3 शब्द, एक तो मातृ है, याददाश्ती के लिए थोड़ा रहेगा, एक पितृ है और एक भ्रातृ है। इन्हीं 3 रूपों में, इन्हीं 3 जगह ये री आएगा और इन्हीं से संबंधित कहीं ना कहीं संधि यण संधि में आएगी। तो देखें, एक और उदाहरण देखते हैं। पितृ से संबंधित देखते हैं। पितृ एषणा, बाकी में मिटा देते हैं, हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। पितृ एषणा क्या होगा? वही बात चलेगी यहाँ। पी त हलंत, री अलग किया, इससे ए अलग किया, श णा, तो री और ए मिला के रे, तो लिखा गया पी त रे श णा। और इसी को आसान करें तो त्रे, तो पित्रेषणा, पित्रेषणा, पितृ और ऐषण, पित्रेषणा। एक और उदाहरण देखते हैं। ये ए का रूप था, जैसे मैंने बताया यहां पर अगर इसके सामने ई आएगा तो ये री होगा, बड़ी ये होगा तो बड़ी री होगा, ऊ होगा तो ऊ होगा तो रू होगा, और यदि बड़ा ऊ होगा तो रू होगा। इसी प्रकार रे आगे होता जाएगा। तो इस प्रकार ये रहेगा। और आगे देखें तो इसी का अगला रूप जो है औ भी रहेगा, और ये राव होगा और अंग से रंग होगा। अगला उदाहरण एक और देखते हैं, वो भ्रातृ शब्द से संबंधित देखते हैं। पहले मातृ शब्द और भ्रातृ शब्द दोनों के एक एक उदाहरण और लेते हैं, फिर बात खत्म करते हैं। एक है मातृच्छा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मातृच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? मा त री ता, ऐसे लिख लें पहले, आसान रहेगा। फिर यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा,
तो माँ हलंत री छा। और री कैसे बनता है? री में री ऋषि में ई, तो ये आगे इधर जाएगा। तो वही जैसा मैं बता रहा था, आप इसको ऐसे लिखें या इसको आप नीचे वो लिख दें। तो ये हो गया मातृ और इच्छा। चलिए, ये तो आसान उदाहरण है। एक थोड़ा सा और उदाहरण लेके फिर आज समाप्त करते हैं। एक शब्द है भ्रातृ, इसके साथ इच्छा जोड़ेंगे तो इसकी संधि क्या होगी? इसकी संधि क्या होगी? देखिए, सबसे पहले भ्रा, तो सीधा लिखेंगे, री अलग करेंगे और ई अलग करेंगे, छा। जब र और ई को मिलाएंगे तो री बनेगा, बाकी सीधा सीधा रूप यही आएगा। इसको अब नीचे लाते हैं तो भ्रा त हलंत री छा। तो त और री मिला के भ्रा री छा, भ्रातृच्छा। और इसी को इजी करते हैं तो हम भ्रा री छा, भ्रातृच्छा। इसी प्रकार और भी एक शब्द उदाहरण है जो केवल लिख देता हूं। पितृ और उत्सुकता, इसकी संधि। ये भी एक कई बार शब्द आता है, करके दिखा देते हैं। चलिए, पहला पी री अलग किया, ऊ अलग किया। तो बाकी शब्द से हमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें केवल लिखना है। ये लिख दिया तो यहाँ रू रह के छोटे की मात्रा आएगी, तो यहाँ रू बना। तो ये फिर हुआ पित अधत रू सुक्ता। और ये दोनों मिला के, ये दोनों मिला करके पितृ सुक्ता, इस प्रकार शब्द बनेगा। इस प्रकार यण संधि में हमने देखा कि 3 रूप बनते हैं यण संधि में। ई और ई के सामने जब भिन्न स्वर मिलते हैं, अ, तो यह बनता है। ऊ और ऊ के सामने जब भिन्न स्वर बनता है तो वह बनता है। और री के सामने भिन्न स्वर बनता है तो र बनता है। इस संधि को यण संधि कहा जाता है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।